2-3 महीने बाद। तो टॉपिक है हम लोगों का आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो न्यूमेरिकल पे हम लोगों ने थोड़े से इसके कंसेप्ट यूज किए भी हैं। क्या है इस पे बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक से आप लोगों को थोड़ा सा याद आ रहा होगा कि एक मेटल का सरफेस, इस तरह से मेटल और मेटल पे एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सपोज करें ये इलेक्ट्रॉन है और हम लोग इसको देंगे एनर्जी, और एनर्जी देने के मेथड्स अलग अलग थे जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। yes, तो इसको जो मैं एनर्जी प्रोवाइड करवाऊंगा किसी एक्सटर्नल सोर्स से, मान लो वो एनर्जी मैंने प्रोवाइड की अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन आपको पता होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे होता है, इस करके इनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। will be used by two ways। तो जो एनर्जी दी जाएगी वो दो वे से यूज की जाएगी। जो फर्स्ट वे है, मतलब उस एनर्जी का दो पार्ट्स में यूज की जाएगी, दो वे बोले या टू पार्ट्स में बोले, विल बी यूज्ड बाय टू वेज या टू पार्ट्स, दो हिस्सों में वो यूज होगी। तो वो कैसे यूज होगी, उसका जो फर्स्ट पार्ट यूज होता है वो उसको सरफेस तक लेकर आता है। ठीक है, कैसे? इलेक्ट्रॉन पर एनर्जी आएगी इधर से, ये मैंने एनर्जी दी आउटर, ठीक है, ये एनर्जी दी मैंने E इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू दिस इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को दो पार्ट्स में यूज करेगा। तो एक पार्ट यूज करेगा इस इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस तक लाने के लिए, और उस एनर्जी के पार्ट को हम लोग बोलते हैं फाई, दैट इज वर्क फंक्शन, ये आप लोग पढ़ चुके हो फाई। और फिर वो इलेक्ट्रॉन का कुछ एनर्जी का हिस्सा यूज होगा, उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करना। और ये सारी बात किसने बोली? आइंस्टाइन ने बोली कि जो एनर्जी हम लोग देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन को, दैट विल बी यूज्ड इन टू पार्ट्स, वन पार्ट विल बी यूज्ड एज अ वर्क फंक्शन व्हाइल rest of the part of the energy will provide him kinetic energy। तो इधर से आ जाता है फर्स्ट पार्ट क्या आ गया? फर्स्ट पार्ट किस तरह से यूज होगा? will, फर्स्ट पार्ट क्या होगा? वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन क्या होता है आपको पता है? दैट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन, अमाउंट ऑफ एनर्जी used by free electron, free electron, amount of energy used by free electron to reach its surface। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट यूज होता है एनर्जी का, दैट इज रेस्ट, है ना। तो सेकंड पार्ट ऑफ एनर्जी, सेकंड पार्ट ऑफ एनर्जी विल बी यूज्ड टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन। तो ये कुछ इस तरह से है कि मान लो दिया तो हमने, जैसे मान लो 100 रुपए दिए किसी को, तो उसमें से कुछ पार्ट मान लो 30 रुपए कुछ करेगा, 70 रुपए किसी और चीज के लिए यूज करेगा। पता है, इस तरह से है, मतलब एनर्जी जो दी गई वो उसका कुछ पार्ट वो फ्री इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने के लिए करता है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। और फिर उसके बाद वो मोशन में आता है, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, जो कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी होगी ये वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। समझा ये बात? सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, E इज इक्वल टू, E क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन
to this free electron will be equal to work function, that is phi plus kinetic energy. अब हम लोगों को ये पता है कि एनर्जी का मतलब क्या हो रहा है कि एनर्जी के पैकेट्स आ रहे हैं, मतलब फोटॉन्स आ रहे हैं, तो फोटॉन की एनर्जी लिख लेंगे E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m v, और इसको इक्वेशन में 1 मान। लेकिन अब इधर इंपॉर्टेंट बात आने वाली है कि सपोज करो एच न्यू कौन सी एनर्जी है, एच न्यू वो एनर्जी है जिसको लेकर इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से सरफेस तक तो जाता ही है, लेकिन सरफेस के बाद वो काइनेटिक एनर्जी भी पकड़ता है, थोड़ा मोशन में आता है। आप लोग ये पढ़ चुके हैं कि ये जो एनर्जी मिल रही है इसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना जरूरी है, तो ही ये प्रोसेस हो पाएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि जो एनर्जी हम लोग दे रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, ठीक है, if frequency of given energy is equal to threshold frequency, that is nu naught, तो क्या होगा? अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक ये मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन देखो ना ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो ये सिर्फ वर्क फंक्शन की एनर्जी ही होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ सरफेस तक आ पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने एनर्जी दी उसका यूज सिर्फ और सिर्फ वर्क फंक्शन तक होगा, उसके आगे ये यूज नहीं हो पाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी 0 बन जाएगी, ये वाली चीज। बात आ रही समझ? तो E क्या है इस बार? E क्या होगा? H nu naught, where nu naught is the threshold frequency जो मैंने मेंशन कर दिया है, and nu is the frequency greater than threshold frequency, that is the difference between nu naught और nu के बीच का ये डिफरेंस है। समझ पा रहे हो मेरी बात? इधर आप लोग मेंशन भी कर सकते हैं छोटी सी बात कि here nu is greater than nu naught, that is nu is greater than threshold frequency, greater than threshold frequency, ठीक है। तो ये बन गया आप लोगों का। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क फंक्शन जो होता है वो h न्यू नॉट के इक्वल होता है। अब हम लोग वर्क फंक्शन की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ phi, that is work function in equation 1 v, ठीक है। 1 इक्वेशन पे हम लोग पुट करेंगे तो क्या बन गया, ये देखिए h न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन की वैल्यू h न्यू नॉट प्लस हाफ ऑफ m v स्क्वायर। तो इसको मैं लेकर आता हूं इस तरफ, ये बन गया h न्यू माइनस h न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ ऑफ m v स्क्वायर, और आप लोग h कॉमन ले लें तो बन गया न्यू माइनस न्यू नॉट हाफ ऑफ m v स्क्वायर, व्हिच मींस काइनेटिक एनर्जी जो होती है इसका मतलब ये होगा दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h टाइम्स h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। पता ना आप लोगों को h प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.62 माइनस 34, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। तो वो वैल्यू आप लोग लोगे, और ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है आप लोगों का डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज। कौन सी फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस है? जो यस थ्रेशोल्ड और जो गिवन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उसके बीच में आप लोगों का ये आ रहा है। अब इधर से बस तो रिजल्ट हम लोगों का बन चुका है, लेकिन इधर छोटी छोटी बातें आप लोगों की आएंगी। इधर पहली बात मैं आप लोगों को ये बोलता हूं, अगर सपोज करें इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, ये मैथमेटिकल देख रहे हैं, न्यू इज लेस देन न्यू नॉट मतलब जो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी दी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो,
आप लोगों को थ्योरी से तो पता है कि फिर तो आप लोगों का इमिशन होगी ही नहीं। Yes, और इधर भी आप लोग देखेंगे तो Negative काइनेटिक आएगा। एनर्जी नेगेटिव आ रही है, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी लग रहा ना पता, तो व्हिच मींस काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ना, दैट मींस नो इमिशन। लग रहा पता, नो Yes, इमिशन। आ रही ना बात समझ? नेगेटिव कैच कर पा रहे ना बात। सेकंड बात इस पे ये आती है कि अगर ये बात आप लोगों को समझ आ गई, फर्स्ट बात आप समझ। सेकंड बात क्या आ रही है, चलो इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, क्या होगा? ये पॉजिटिव आएगा। यस और अगर मैं देखना है जब न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, ये पॉजिटिव आएगा, ये बड़ा हो रहा है, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर हम लोग इमिट कर रहे हैं, तो आपको पता इमिशन Yes. होगी। अगर मैं न्यू की वैल्यू मान लो इंक्रीज होती जाए, तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इंक्रीज होगी। इंक्रीज होती जाएगी। तो याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन एनर्जी, the frequency of the given photon. Greater the frequency of given photon, more will be the kinetic energy. पर greater से आप लोग याद रखना threshold frequency से बड़ा होना चाहिए, ठीक है? इधर से बात यही आ रही काम की कि kinetic energy is directly proportional to the frequency of photon. Frequency of photon, ठीक है? तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ कि kinetic energy is directly proportional to frequency. इसको आप लोग समझ आना, बुक यूज करोगे तो स्टेटमेंट मिलेगी इस तरह से बातें होंगी, ठीक है? सेकंड आप लोग थर्ड बात आप लोग ये लिख लें कि वन फोटोन कैन इमिट ओनली वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। वन फोटोन कैन इमिट ओनली वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, ये आप लोग लिख लें, ठीक है? थर्ड बात जो मैं नहीं लिख रहा हूं तुम लोग लिख लेना कि वन फोटोन कैन इमिट ओनली वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक फोटोन स्ट्राइक करेगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन की इमिशन होगी। तो ज्यादा अगर हम लोगों को फोटॉन्स इमिट ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट करवाने होंगे तो फोटॉन्स ज्यादा थ्रो करने पड़ेंगे। तो याद रखना इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि ज्यादा फोटॉन्स स्ट्राइक करवाए, ज्यादा फोटॉन्स अगर गिरेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। एक फोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, ये आप नोट करना, ठीक है? देन उससे नेक्स्ट आप लोगों की जो नेक्स्ट वर्डिंग आ रही है वो ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन बिटवीन अ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, is due to elastic collision between a photon and electron. So it is a instantaneous process. So it is a instantaneous process. आप लोग लिख लें कि photoelectric emission is due to elastic collision. Is due to elastic collision. So it is a instantaneous process. ठीक है? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ये सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, जब हम लोगों ने लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन पढ़े उसमें डिस्कस हुए हैं। फिर से बातें आ रही हैं कि इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, ठीक है? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस का मतलब होता है कि जैसे ही फोटोन स्ट्राइक करेगा उसी टाइम इलेक्ट्रॉन की इमिशन हो जाएगी, टाइम नहीं लेता है, ठीक है? एकदम फास्ट काम हो रहा है। समझ आ रही ना बात? ठीक है? सो जो नेक्स्ट आ रहा है हम लोगों का वो है डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखो, एक तो जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया वो किया पार्टिकल नेचर फोटॉन्स के बारे में। सेकंड इसका वेव नेचर भी होता है। तो ये वेव नेचर जो आती है वो आती है डी ब्रोगली वेव आती है। जो वेव बनती है उसको बोलते हैं डी ब्रोगली वेव, और उसकी वेवलेंथ के लिए इक्वेशन आती है। तो कैसे इक्वेशन करते हैं? हम लोगों को ये पता है कि E इज इक्वल टू mc² होता है, और ये इक्वेशन दी है हमें आइंस्टाइन, ठीक है? आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, ठीक है? मास और एनर्जी का ये रिलेशन है, मास एनर्जी रिलेशन, ठीक है? उससे हमें ये पता है। लेकिन हम लोगों को ये भी पता है कि एनर्जी E इज इक्वल टू h न्यू होती है, व्हिच इज द एनर्जी ऑफ अ फोटोन, ठीक है? दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो
दोनों ही एनर्जी है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर और E इज इक्वल टू एच न्यू भी एनर्जी है। इसको इक्वेशन में 1 मान लेता हूँ, इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। सो इसका मतलब क्या होगा कि एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू होता है, ठीक है। yes. और आप लोगों को ये भी पता है कि जो न्यू है, जो आपका स्पीड होती है, स्पीड वो डिस्टेंस इनटू टाइम, दैट इज लैम्डा न्यू होता है। तो न्यू की वैल्यू क्या होती है, न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा होता है। तो इसी रिलेशन को इधर आप लोग पुट करेंगे तो ये क्या बन गया कि एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, और देखिए सी से आपका सी कट गया और लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, एच ओवर एम सी, विच इज द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन, ठीक है। जो वेव आएगी उसकी, फोटोन की वेव आएगी, उसकी वेवलेंथ आ रही है, और इसी को हम लोग बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इस पर सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट आ रही है। पर मान लो कोई किसी और पार्टिकल के लिए हम लोग बात करें, क्योंकि फोटोन तो आपने पढ़ा है उसकी स्पीड सी के इक्वल जाती है, लेकिन किसी और पार्टिकल की बात करें जो वेलोसिटी v से मूव कर रहा हो, तो जो लैम्डा होगा, वो h ओवर mv के इक्वल होगा। और आप लोगों को ये पता है कि मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम के इक्वल होता है, पता ना, as p is equal to mv, which means मोमेंटम प्लस 1 में पढ़ा आप लोगों ने, तो इसका मतलब ये मोमेंटम है। सो लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर p भी होगा, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर p भी होगा। तो ये सारे रिलेशन जो आ रहे हैं आपको, यानी है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इधर से आप लोगों को क्या पता लग रहा है, इस रिलेशन को हम लोग ज्यादा अच्छे से देखेंगे अभी, कि इसको लिख देता हूं मैं, एज लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv। फ्रॉम दिस रिलेशन पहली बात ये आती है, इफ मास विल इंक्रीज, ठीक है, मास की वैल्यू बढ़ेगी तो वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होती जाती है, जिसका मतलब क्या होता है, वेवलेंथ विल डिक्रीज। तो कोई पूछे कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ में मास के साथ क्या इंपैक्ट होता है। मास अगर इंक्रीज करेगा तो वेवलेंथ हम लोग की डिक्रीज होती जाती है, मतलब जिस चीज का मास बढ़ता चला उसकी वेवलेंथ कम होती जाती, ठीक है। अगर मास जिसका, अगर मैं बात करूं फोटोन का, रेस्ट पे मास कितना होता है, हाँ, तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन आपको पता है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। तो वेवलेंथ इज इनफाइनाइट, which is not possible, ठीक है, which is not possible। तो याद रखना, ये बात भी पूछी जाती है कि कितना होती है उसकी, इनफाइनाइट वेवलेंथ हो जाती है, क्योंकि उसका रेस्ट मास जो होता है वो 0 होता है। देन फिर इससे नेक्स्ट आप लोगों की आ जाती है कि लिख लें, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज ऑन द मटेरियल पार्टिकल, independent of charge, independent of charge of particle। क्योंकि वेवलेंथ के जो रिजल्ट वाला है इसमें क्यू तो आया नहीं, चार्ज से तो कुछ लेना देना नहीं है। देख पा रहे हो ना आप लोग ये बात, कि लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर mv है, जिसका मतलब क्या हो रहा है कि चार्ज के साथ कुछ भी इसका लेना देना नहीं है। तो वेवलेंथ जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑफ पार्टिकल होती है, याद रखना। एक और बात आप लोग लिख लें इस पे, वेलोसिटी के साथ इसका क्या रिलेशन हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो आप लोग याद रखें, थर्ड आ गया कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। मैं ऐसे लिख देता हूं, व्हिच मींस ग्रेटर द वेलोसिटी स्मॉलर विल बी द वेवलेंथ। वेलोसिटी बढ़ाते चलो, वेवलेंथ कम होती है। वेवलेंथ समझते हैं ना, क्रस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, यस सर। स्मॉलर विल बी द वेवलेंथ, और वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी, अगर वेलोसिटी कम होगी तो वेवलेंथ हम लोगों की ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और एक और पॉइंट आप लोगों का आता है कि लिख लो, डी ब्रॉगली
are not electromagnetic in nature. De Broglie waves are not electromagnetic in nature because electromagnetic waves are produced by charged accelerating charged particles. Because electromagnetic waves are produced by electromagnetic charged particles. लग रहा है पता आप लोगों को? तो याद रखना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है. डी ब्रोगली वेवलेंथ लिख लो. Because are not electromagnetic in nature. ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ फोर्थ पॉइंट जो भी फोर्थ पॉइंट. डी ब्रोगली वेवलेंथ्स आर नॉट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर. ठीक है, नॉट, ये मेन कर देता हूँ, मेन सी बात लिखा रहा हूँ, नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर. और कौन बात जिसकी कर रहे हैं वो है डी ब्रोगली वेवलेंथ. क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हम लोग पढ़ेंगे भी यूनिट बीच में मैंने स्किप करवाया हो. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उसका सोर्स याद रखना. एक नंबर का क्वेश्चन आता है ये कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? एक्सेलरेटिंग चार्ज्ड पार्टिकल. चार्ज पार्टिकल नहीं, एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेट करता है वो चार्ज पार्टिकल, वो क्रिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. याद रखना है बात. ठीक है सर, इसमें तो बिकॉज़ के बाद क्या लिखा है? मैं बताता हूं. तो ये जो है आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर. ठीक है, आप बोलो क्या बोल रहे थे? बिकॉज़ के बाद बिकॉज